हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो बहुत अच्छी बुक है। मैंने एक बारी पढ़ लिया, फिर से मैं सोची क्यों ना इस पे मैं एक सीरीज बनाऊँ, सारे चैप्टर को पढ़ कर आप लोग को सुनाती हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। सुनो। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है परम सत्य की खोज और सहवर्ती शिष्य गुरु संबंध। मेरे अपने मार्ग ने मुझे ईसा मसीह की तरह के संत की ओर पहुंचाया, जिनके खूबसूरत जीवन को सदियों से तराशा गया था। वह उन महान गुरुओं में से एक थे जो भारत की एकमात्र संपदा और वैभव हैं। ऐसे वैभवशाली गुरु हर पीढ़ी में अवतरित होते रहे हैं, जिन्होंने अपने देश को बेबीलोन और प्राचीन मिस्र की तरह ध्वस्त होने से बचाया है। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ, जिसमें मेरे पूर्व जन्म में घटित काल भ्रमित विशेषताएं भी शामिल हैं, मुझे उन स्मृतियों में ले जाती है। सुदूर जीवन की सबसे साफ तस्वीर थी हिमालय के बर्फ के बीच एक योगी की। अतीत की इन झलकियों ने, जिनका कोई घटनाक्रम नहीं था, उन्होंने मुझे भविष्य की झलक देखने के लायक बनाया। मेरे मस्तिष्क से मेरे शैशव काल की असहाय अवमाननाओं की यादें पूरी तरह से गायब नहीं हुई हैं। चल फिर पाने में असमर्थ और अपने को मुक्त रूप में व्यक्त न कर पाने की वजह से मैं बहुत विक्षुब्ध रहता था। जब मुझे अपनी शारीरिक अक्षमताओं का भान हुआ, तब मेरे अंदर प्रार्थना की लहरें उठने लगी। मेरे अंदर की शक्तिशाली भावनाओं ने विभिन्न भाषाओं में एक शांत आकार ले लिया। जवान की अतरंग भ्रम के बीच मेरे कान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के बंगाली शब्दों को सुनने और समझने में अभ्यस्त होने लगे। यह एक शिशु मस्तिष्क के मन को बहलाने की एक सीमा थी, जिसे वयस्क खिलौनों और अंगूठा चूसने तक सीमित समझते हैं। मनोवैज्ञानिक विक्षुब्धता और मेरी शारीरिक अक्षमता ने मुझे कई बार आकुलता से रुलाया है। मुझे याद है, मेरी इस व्याकुलता से मेरा परिवार बहुत डर जाता था। सुखद स्मृतियां भी मुझे कई बार घेर लेती हैं। मेरी माँ का मुझे प्यार से सहलाना और मेरा तुतलाकर वाक्य बनाना और मेरे नन्हे कदमों से चलने का आरंभिक प्रयास। इस प्रकार की प्रारंभिक सफलताएं भले ही शीघ्र भुला दी गई हो, मगर यह आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन दूरगामी स्मृतियों का होना कुछ अनोखा नहीं है। कई योगियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के बीच घटित नाटकीय अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान भी अपने आत्मबोध को निर्बाध बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल एक शरीर होता, तो निश्चित रूप से उनके शरीर के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन युग युगांतर से सिद्ध योगी कहते आए हैं कि मनुष्य मूल रूप से निराकार और सर्वव्यापी आत्मा है। मनुष्य में अहम की भावना का लगातार बने रहना केवल एक अस्थायी बोध भाव है। शैशव काल में अस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण जरूर है, पर ऐसा होना अनहोनी कदापि नहीं है। अनेक देशों की यात्रा के दौरान मैंने कई सच्चे पुरुषों और स्त्रियों से अनेक पूर्व जन्म की यादों के बारे में सुना है। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था और मैंने अपने जीवन के पहले 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत किए। उत्तर पूर्वी भारत के संयुक्त प्रांत में मेरा जन्म हुआ था। हम 8 बच्चे थे, 4 बालक और 4 बालिकाएं। मैं मुकुंदलाल घोष, परिवार का दूसरा बेटा और क्रमवार चौथा नंबर का बच्चा था। मेरे माता पिता क्षत्रिय जाति के बंगाली थे, दोनों साधु प्रकृति के थे। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम से परिपूर्ण, शांत और शालीन था और उन्होंने कभी भी छिछोरा अथवा निरर्थक व्यवहार नहीं दिखाया। 8 नन्हे जीवों की कोलाहल भरी जिंदगी में अभिभावकों के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था, जो बच्चों के लिए एक शांति केंद्र था। मेरे पिता भगवती चरण घोष एक दयालु, गंभीर और कभी कभी सख्त हो जाते थे। हम उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन साथ ही एक सम्माननीय दूरी बनाए रखते थे। वह एक अद्वितीय गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे और अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे, लेकिन मेरी माँ का दिल सोने का था।
और उन्होंने हमें सब कुछ प्रेम के द्वारा सिखाया। उनकी मृत्यु के पश्चात पिता ने अंदर की उदारता दिखाई। मैंने देखा कि अक्सर उनकी नज़रें माँ की नज़रों में बदल जाती, उनमें मुझे माँ की झलक दिखाई देती। अपनी माँ की उपस्थिति में हमें अपने धर्म ग्रंथों के साथ मीठा कड़वा परिचय हुआ। महाभारत और रामायण की कहानियों के द्वारा हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। ऐसे अवसरों पर शिक्षा, निर्देश और डांट साथ साथ चलती थी। प्रत्येक दिन पिता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए माँ हम सबको दिन में सावधानी पूर्वक तैयार करती, जिससे हम पिता के ऑफिस से घर आने पर उनका स्वागत कर सकें। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर थे। यह भारत की उस समय की बड़ी कंपनियों में से एक थी। कार्य के सिलसिले में उन्हें बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती थी। यह उनके कार्य का एक हिस्सा था। मेरे बचपन में हमारा परिवार अनेक शहरों में रहा। जरूरतमंदों के लिए माँ का हाथ हमेशा खुला रहता था। पिता भी दयालु प्रकृति के थे, लेकिन वे अपनी आय के अनुरूप ही व्यय करने पर विश्वास करते थे। एक बार माँ ने पिता की मासिक आय से ज्यादा रकम 15 दिनों के अंदर ही गरीबों के पोषण में खर्च कर दी। पिता का यह कहना कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना दान पुण्य एक निर्धारित सीमा तक रखें, यह बात बहुत कोमलता से कही गई थी, लेकिन माँ को यह बात कष्टकारक लगी। बच्चों को उन्होंने किसी भी प्रकार से अनबन का एहसास नहीं होने दिया और अपने लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। अलविदा, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। एक प्राचीन चेतावनी। अचकचाकर हम लोग विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी को कुछ परामर्श दिया। निश्चय ही यह सदियों से प्रमाणित ठोस उपाय था, क्योंकि उसके बाद पिताजी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी को वापस भिजवा दिया। इस प्रकार इस अकेली विपत्ति का समाधान हो गया, जिसे मैंने अपने माता पिता के बीच देखा। लेकिन मुझे याद है दोनों के बीच का एक संवाद। अभी अभी घर आई स्त्री के लिए मुझे 10 रुपये दे दीजिए। मेरी माँ की मुस्कुराहट मनाने का एक तरीका था। 10 रुपये क्यों, एक ही काफी है। साथ ही पिताजी ने इसके समर्थन में कहा, जब मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी का स्वाद पहली बार चखा। स्कूल जाने के लिए मिलों चलने से पहले मेरा भोजन केवल एक केला था। उसके पश्चात विश्वविद्यालय में मुझे रुपयों की इतनी जरूरत थी कि मैं एक अमीर जज के पास प्रति माह 1 रुपये की मदद मांगने गया। उसने रुपए देने से इनकार कर यह कहा, 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है। उस रुपये के मना करने को अपनी माफ करना उस रुपये के मना करने को आप कितनी करवाहट से याद कर रहे हैं। माँ के हृदय में पनपा यह तुरंत तर्क था। क्या आप चाहते हैं कि यह औरत भी आपके 10 रुपये देने से इनकार करने को कष्ट के साथ याद करे, जिसकी उसको सख्त जरूरत है। आप जीती। पत्नी के आगे नतमस्तक पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपये का नोट। मेरी शुभकामनाओं के साथ उसे दे दो। मेरे पिता की आदत थी किसी भी नए प्रस्ताव पर ना बोलने की। उस अपरिचित स्त्री के प्रति उनका व्यवहार उनका स्वभावतः सतर्क होना था, जबकि उस स्त्री ने माँ की सहानुभूति तुरंत हासिल कर ली थी। पश्चिम में फ्रांसीसी दिमाग तुरंत स्वीकार करने से कतराता है। वे केवल सोच विचार करने की प्रवृत्ति का पालन करता है। मैंने हमेशा अपने पिता को उचित और संतुलित निर्णय लेते देखा है। यदि मैं कई अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क पिताजी के सामने प्रस्तुत करता, तो वे मेरे अनुरोध को मान लेते थे, चाहे बात अवकाश में कहीं जानी हो या मोटरसाइकिल खरीदने की हो। अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों में पिताजी एक सख्त अनुशासक थे, लेकिन उनका अपने प्रति रवैया एक वैरागी की तरह सरल होता था। वे कभी थिएटर नहीं गए। उदाहरण के तौर पर वे अपना मनोरंजन विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और भगवत गीता को पढ़ने में ढूंढते। सभी सुख सुविधाओं से दूर वे एक चोरी जूतों से तब तक काम चलाते जब तक वे बेकार और पहनने योग्य न रह जाते। गाड़ियों के चलन में आने पर उनके बेटों ने गाड़ियां खरीदी। तुरंत पिताजी रोज अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रॉली गाड़ी के इस्तेमाल से संतुष्ट थे। पिताजी की रुचि सत्ता के लिए धन संचय करने में नहीं थी, यह उनके स्वभाव के विपरीत था।
एक बार कलकत्ता अर्बन बैंक के गठन के बाद स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने शेयरों को लेने से इनकार कर दिया। वे खाली समय में अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखते थे। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। काफी सालों बाद एक अंग्रेज अकाउंटेंट नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच के लिए आए। वह यह देखकर अचंभित था कि उचित समय पर अदा न किए गए बोनस की प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था।